तो संविधान कागजों में लिखता है कि न्याय और समानता होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे न हुए तो फिर बाबा साहब अगर होते तो लिखते कि फिर कोई चुनाव वो इस बात के लिए भी लड़ेंगे कि संविधान बदलने के लिए ज्यादा सीट दे। लेकिन ऐसे वक्त में संविधान में जो लिखा है वो अगर किसी राष्ट्र निर्माण की नीति में शामिल नहीं है, उसमें सबसे बुनियादी सवाल है न्याय का, समता का। तो समता और न्याय संविधान के कागज पर तो लिखी है, लेकिन देश में पॉलिसी मेकिंग में वो कहां है? ये चिंता और इस तरह की तमाम चिंताएं मेरे मन में थी। पिछले 10 साल में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के जो हमने सुना, पढ़ा, सीखा, भुगता नो डाउट। और वो सही बात है कि भुगता रही। तो मैं जब आ रहा था देख रहा था कि सर जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें गोबर और गौमूत्र में कैंसर ठीक करने के लिए 3.5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ और उसमें कोई शोध नहीं हुआ, केवल उपला खरीदा गया। तो देश के विश्वविद्यालय जब वहां पहुंच रहे होंगे कि किसी लेखक की बेदबी एक कुलपति कर रहा होगा, ये कहने के लिए केवल कि आप विषय पर बोले। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सर बैठे हैं, वो अपनी कहानी बताएंगे। एसी का विकल्प गोबर लिपना हो सकता है, मरहूम रह गया, मैं उस विश्वविद्यालय में उस समय था नहीं। तो अब ऐसे में ये जो चीजें चल रही हैं उसमें हमने एक और जोखिम उठाया। जाति जनगणना जैसे विषय पर हमने दस्तावेजों को खंगाला उसी दरमियान जब ये महसूस होता था कि इस पर कुछ किताबें ही नहीं है। आज भी आप गूगल करिएगा, आप जाति जनगणना पे 5 किताबें नहीं पाएंगे। और मैंने बात जहां से शुरू की, धारणाएं सबको मिलेंगी। जैसे एक बहुत लोकप्रिय धारणा है जहां से आशीष जी ने इस कार्यक्रम की बुनियाद रची कि भारत में तो जाति ऐसे थी ही नहीं। और यहाँ तो एक बहुत अच्छी किताब में लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्र, तो पैदा होते ही सब तो शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पर सब जातियां बढ़ जाती हैं। फिर इस तर्क से ये तर्क आया कि जाति जनगणना जातिवाद को बढ़ाएगी, जाति जनगणना से देश बंट जाएगा, जाति जनगणना की 21वीं सदी में जरूरत ही नहीं है। और ये सारा तर्क वे लोग दे रहे थे जो जाति व्यवस्था के लाभार्थी समूह से थे। और जो लोग ये समझते थे कि जाति जनगणना जरूरी है, उनके पास आंकड़े नहीं थे। अंग्रेजों ने अगर बांटने के लिए जाति जनगणना कराई तो शुरुआती पन्ने इसके आपको बताएंगे कि जहां से वो आए थे वहां जाति जनगणना नहीं हो रही होती, या इस तरह की जनगणना ही नहीं हो रही होती, लेकिन वो तो जनगणना करा रहे थे। भारत में मौर्य काल में जनगणना के प्रमाण मिलते हैं, अशोक के लेखों जो शिलालेख हैं उनमें उसके प्रमाण मिलते हैं, आईने अकबरी में मिलते हैं, और मेवाड़ मारवाड़ की वो कहानी पूरी किताब मिलती है जिसमें जनगणना के साथ जाति जनगणना भी शामिल है। ऐसे रोचक तथ्यों के साथ ये किताब आपके सामने थी। शुरुआत तो हुई थी कि कुछ सवाल जवाब से मैं 100-150 पन्ने में कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन जब हमने शोध किया पिछले 6-8 महीने के शोध का और लगभग 10 साल के संघर्ष का नतीजा ये किताब है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जाति जनगणना जैसे विषय पर तथ्य तर्क के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ये जरूरी क्यों है और इसके खिलाफ में लिखे गए लेखों और आंकड़ों का जवाब ये किताब आपको देने की कोशिश करेगी। और एक भविष्य के लिए एक स्वप्न भी इस किताब में है। तो मैं अभी फिलहाल बतौर लेखक इससे ज्यादा बताऊंगा तो आप खरीद के पढ़ेंगे नहीं बाकी आपके हाथ में, आप पढ़िएगा। पिछली बार जब प्रोफेसर की डायरी का विमोचन हुआ था तब मैंने इस बात को कहा था कि कई बार केवल पढ़ना प्रतिरोध हो सकता है, क्योंकि वह किताब हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में उस किताब ने जो प्रभाव जनमानस पर छोड़ा है, ख़ास तौर से मैं तो विश्वविद्यालय से आता हूं, तो विश्वविद्यालय जो समाज है उस पर जो उसका प्रभाव पड़ा है वह हमने हाल फिलहाल में शायद ही किसी किताब का देखा। वो सही है कि प्रकाशक और संपादक के मतलब की बात यह है कि वो किताब बहुत बिकी है और चार्ट बस्टर रही है, नॉन फिक्शन में वह किताब लगातार शीर्ष पर रही है, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि उस किताब ने पहली बार विश्वविद्यालयों की जो सड़न थी
खास तौर से जाति के मसले पर जो सड़न थी उसे निकालकर बाहर रखा, और अब वो एक ऐसा दस्तावेज है कि अब उसे नकार पाना किसी विश्वविद्यालय, किसी वीसी या किसी शिक्षा तंत्र के लिए संभव नहीं। इस मायने में ये जो साहस है लिखने का और बाद में उसे पढ़ने का, उसी के का अगला क्रम जो है वो मुझे इस नई किताब के तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि 1931 की जनगणना है, उस एक जनगणना ने जो ज़्यादा आज़ादी से पहले हुई जनगणना थी जिसमें जातियां आखिरी बार गिनी गई थी, उस जनगणना के आधार पर हम जानते हैं कि पिछले 40 सालों में कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन समाज में हुए। आप जानते हैं कि सच्चर कमेटी ने उसी जनगणना को आधार बनाया था। आप जानते हैं कि मंडल कमीशन ने भी उसी जनगणना को आधार बनाया था। और यह तथ्य अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि सत्ता में शीर्ष पर जो जमात बैठी हुई है उसे जाति जनगणना से क्यों डर लगता है। अगर 1931 का यानी कि अविभाजित भारत का जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनके हाथ में इतना महत्वपूर्ण एक औजार हो सकते हैं, तो सोचिए कि 2000 या 2025 में, या होना तो चाहिए था 2021 में ही, 2021 के आंकड़े अगर हमारे पास होते तो हमारे पास कितने महत्वपूर्ण सवाल खड़े करने की आधारभूमि थी। और सत्ता जिस चीज़ से डरती है वो सवाल है, और वो सवाल अगर सही आंकड़ों पर हों तो वे सवाल विचलित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंकड़ों की अहमियत सरकारों को नहीं मालूम। आपको मालूम होगा कि जब EWS आरक्षण आया तो ये सवाल बार बार लोगों ने पूछा, यहाँ तक कि कोर्ट में भी पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि गरीबों में भी कौन से गरीब? तो सरकार ये कहती है कि वे लोग जो कि आरक्षित नहीं हैं, मूलतः इसका मतलब है सवर्ण लोग, ऊंची जाति के लोग, उनके गरीबों के लिए 10% आरक्षण दिया जाए। सवाल ये पूछा गया कि बताइए कि आखिर ये अनारक्षित वर्ग के गरीब कुल मिलाकर हैं कितने, क्या उनका आंकड़ा है? और ये आंकड़ा जानने के लिए ये जरूरी था कि पता हो कि इस देश में अनारक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं, जिसका मतलब था कि हमें पता हो कि आरक्षित लोग कितने प्रतिशत हैं, और ये आंकड़े किसी के पास थे नहीं। सरकार ने कहा बस हम पर यकीन कर लो, हम ये कह रहे हैं कि 10% लोग अनारक्षित लोगों में गरीब, जबकि बिहार के आंकड़े पर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि बिहार के आंकड़े से पता लगा कि उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोगों की संख्या इतनी है नहीं कि उनके गरीबों को आप 10% मान लो। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ साफ सामने आई कि आंकड़े अहम हैं, नंबर अहम है, संख्याओं का जानना अहम है। और पिछले 2014 के बाद की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटीज़ हैं, उनमें से कैजुअलिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एज एन एकेडमिशियन मुझे पता है डाटा की है। आपको कह दिया जाएगा कि आपकी जीडीपी ये है, आपको बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ मुद्रास्फीति ये है, लेकिन उसके आंकड़ों के लिए अगर आप कभी एक एज एन एकेडमिशियन कोशिश करें कि आपको आंकड़े मिल जाएं, तो आपको हैरानी होगी कि आप दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ILO की तरफ से बाकायदा ये घोषणा कर दी गई है कि भारत से जो आंकड़े निकल कर आते हैं वे विश्वसनीय नहीं। शायद ही किसी डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ ऐसा होता होगा कि उनके आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह दे कि ये विश्वसनीय नहीं। इसलिए जब एज एन एकेडमिशियन आप कभी देश के सरकारी आंकड़ों को किसी पेपर में कोट करते हैं तो आपको एस्टेरिस्क लगाना पड़ता है, एक सितारा लगाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये आंकड़े वहाँ से लिए गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्वसनीय नहीं मानता। ये बताता है कि पूरी दुनिया में विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत कितनी ज़्यादा है, और ये आंकड़े सर्वेक्षण से नहीं आ सकते। ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण और जनगणना में मुख्य अंतर, जनगणना एन्यूमरेशन करती है, यानी हर एक व्यक्ति को गिनती है। वह एक सर्वेक्षण नहीं है कि आपने 100 लोगों को गिना और उसके आधार पर उसे जिसे कहते हैं कि उसका पल्लवन किया और कह दिया कि यह 1 लाख, अगर 100 लोगों में 25 हैं तो 1 लाख लोगों में 25,000 हों। ऐसा नहीं चल सकता।
एनुमरेशन का मतलब है एक एक को गिना जाएगा। ये एक ऐसा आंकड़ा होगा जिसके बाद नकारना मुश्किल होगा। और अगर आपके पास जातिवार ये आंकड़ा है कि इस देश में सत्ता में अमुक जाति का कितना हिस्सा है और जनसंख्या में कितना हिस्सा है, तब यह दर्ज हो जाएगा कि वह बचा हुआ हिस्सा चोरी किसने की। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिस दिन प्रतिनिधित्व के सही आंकड़े सामने आएंगे उस दिन दुनिया की बहुत बड़ी चोरी सामने आएगी। ये उस चोरी को छिपाने की कोशिश पर है। और इसीलिए ये साहस का सवाल है, ये साहस की चीज़ है कि लक्ष्मण ने इस पुस्तक में इस सवाल को उठाया है। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि यह इवन पब्लिशर के लिए साहस का सवाल है। भाई उन्हें तो पता नहीं बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, सरकार जब चाहे आपकी गर्दन दबा सकती है। और आजकल के प्रकाशकों में कम हिम्मत बची, पता नहीं दोस्ती करा ले गई या क्या, लेकिन ये एक साहस का मसला है कि ये किताब आज के समय में छप पा रही है और आप इसे पढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जब आप ये किताब खरीदते हैं या पढ़ते हैं तो पढ़ने से जो आपको लाभ होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब आप खरीदते हैं तो ये खरीदना या किताब का पढ़ना स्वयं में एक प्रतिरोध है। ये ठीक वैसे है जैसे आप जाकर जंतर मंतर पर किसी संघर्ष में शामिल हो। बिकॉज रीडिंग इज ऑल्सो पॉलिटिकल। रीडिंग, एक्ट ऑफ रीडिंग इज अ पॉलिटिकल एक्ट। पढ़ना दरअसल एक राजनीतिक कर्म है, क्योंकि पढ़ने में शामिल होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस में यकीन करते हैं आप किस में यकीन नहीं करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम लोग तो सृष्टि सहमत होगी कि हम लोग तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी हैं, और हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं, इस तरह के कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं कि किस पैमाने की ट्रोलिंग हम लोगों को सहनी पड़ती है। जैसे ही आप जाति की बात करें या फॉर दैट मैटर धर्म की बात करें, अब सोच के देखिए, एक प्रोफेसर होने के नाते मेरा सवाल उठता है कि एक जामिया का एक प्रोफेसर एक सवाल पूछता है, अहम सा सवाल और बहुत अदना सा सवाल, तो ये पूछता है समाज कार्य का, सोशल वर्क का प्रोफेसर, उसका पूछना है कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको डिस्कस कीजिए। ये उसके सिलेबस का हिस्सा है, हम लोग इसे क्लासरूम में एड्रेस करते हैं। उसको इस परीक्षा में सवाल पूछने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया से, जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उससे न केवल निलंबित कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकालने के नाम पर आपको बहुत कुछ याद आएगा, नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर और इंक्वायरी शुरू की जाती है। एक शिक्षक के से सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछना सिखाने के लिए अगर यह अवसर आ चुका है, तो ऐसे में ये किताब तो बहुत सवाल खड़े करती है। इसलिए मेरे प्रकाशक को शुभकामनाएं कि आप उन तमाम कष्टों को सह सकें जो इस किताब को छापने के कारण आपकी झोली में आएंगे, और लेखक को बधाई है कि आप उतना साहस जुटा पाए, क्योंकि बहुत बार अब ये साहस जुटाना अपने आप में मुश्किल होता जाए। तो मुझे खुशी है कि विजयन सर हम लोग के साथ हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले प्रकाशक का अलिन जी हैं और संपादक आशीष जी हैं। आपने फिर एक बार जोखिम लिया, पिछली बार भी आपने जोखिम लिया था प्रोफेसर की डायरी पब्लिश करने के लिए, और इस बार आपने जाति जनगणना जैसे विषय पर एक किताब, जो कि बहुत ऐसा दिक्कत तलब विषय है जिसको लेकर के भारत के हर नागरिक की एक न एक राय जरूर है, जानकारी हो ना हो, उनकी अपनी एक राय है कि जाति जनगणना सही है या गलत है। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास सूचनाएं बहुत कम होंगी, आंकड़े कम होंगे और धारणाएं ज़्यादा होंगी। इसलिए हमने कोशिश की कि कलम और किताब के जरिए अपने समय में एक हस्तक्षेप किया जाए। और हस्तक्षेप इसलिए क्योंकि संविधान में कागज में दर्ज है कि समानता और न्याय होनी चाहिए।